Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is Shalini Singh. Today we will discuss about natural resources, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ एंड फुलफिल पीपल्स नीड। तो ये क्या है नेचुरल रिसोर्सेज कि हम जो कुछ भी अपने नेचर से हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, ठीक है, या अर्थ से हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं उन्हीं को हम नेचुरल रिसोर्सेज में लाते हैं। जनरली ये हम इनको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स जो कि अक्षयकारी संसाधन है। अक्षयकारी मतलब जिनका कभी भी अंत नहीं हो सकता, जिनको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये वो संसाधन होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दीज फाउंड इन अबंडेंस एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड लाइक विंड पावर, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, रेन एट्सेट्रा। मतलब इनको ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ पे उपलब्ध होते हैं और इनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे विंड पावर है ना, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो सन से आने वाली जो सन से मिलने वाली जो सोलर एनर्जी है उसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। सेकंड जो कैटेगरी है वो है एग्जॉस्टिबल, क्षयकारी संसाधन। क्षयकारी संसाधन कौन से होते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज दे हैव पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड और डिस्ट्रॉयड ड्यू टू देयर कंटिन्यूस यूज़। अगर हम इनको कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे, पृथ्वी पे इनकी उपलब्धता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है, ये हिंदी में है सेम मैटर। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी से प्राप्त सामग्रियां हैं जिनका उपयोग मानव जीवन को सहारा देने, लोगों के जीवन को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें अक्षयकारी, क्षयकारी दो तरह के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। ठीक है, अब जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं इनको भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। ये कभी ख़त्म हो सकते हैं लेकिन इनको रिन्यू भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये टू कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसको कि दोबारा से क्रिएट नहीं किया जा सकता, दोबारा से उसे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो हमारे नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिक्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फ्यूल, कोल, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, मिनरल, बायोलॉजिकल स्पीसीज़। तो ये सारे हमारे जो संसाधन हैं, जैसे बायोलॉजिकल स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज एक बार एक्सटिंक्ट हो जाती है अगर अर्थ से, तो दोबारा हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, डायनासोर पृथ्वी से एक बार एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अर्थ पे, तो अब इनको हम दोबारा से पैदा नहीं कर सकते। तो वे संसाधन जिन्हें पुनः निर्मित अथवा पैदा नहीं किया जा सकता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, खनिज, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको बनने में, जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल हमें कहाँ से मिलता है? जो फॉसिल्स पृथ्वी पे चट्टानों के बीच में दब जाते हैं और कई सालों, मतलब हजारों लाखों सालों में जाके उनसे वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, तो इनमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर हम इनको एक्सप्लॉइट करते रहे तो एक टाइम में ये ख़त्म हो जाएंगे और हम इनको दोबारा से नहीं बना सकते। अब देख लेते हैं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। Those resources which can be regenerated or created artificially or naturally are called renewable resources, such as underground water, wildlife, renewable resources, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर है और हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, इनको हम रिक्रिएट कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर क्या है? वाटर साइकिल पढ़ी होगी सभी ने। तो क्या होता है, इवेपोरेशन से वाटर ऊपर जाता है ना, बादल बनते हैं, उसके बाद कंडेंसेशन होता है और दोबारा से बारिश होती है, और जो सतही पे जो
पृथ्वी की सतह पे जितना भी पानी होता है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँच जाता है, अंडरग्राउंड सोर्सेज में पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, ये रिक्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ये अगर हम इनको बहुत एक्सप्लॉइट करते रहे और हमने इनको कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न या कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से निर्मित किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूमिगत जल, वन्य जीवन, और नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन बन सकते हैं। तो ये हमारे थे नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें हमने अच्छे से इसमें समझ लिया। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें मतलब पृथ्वी से ऐसे क्या क्या मटेरियल्स मिले हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वन अगर ना हो तो हमारी लाइफ है ना बहुत डिफ़िकल्ट या हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल सी हो जाएगी, पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं होगा। अब वन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं फॉरेस्ट के, जैसे प्रोडक्टिव फंक्शन होता है, हमें लकड़ी और बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फूड, ट्राइबल पीपल्स पूरी तरह से जंगलों पे भी उनकी जीवन पूरा जंगल पे आधारित होता है। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करते हैं, जैसे कि सॉइल को इरोजन से बचाते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। ठीक है, इसी तरह रेगुलेटिव फंक्शन भी होता है इनका, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में एक सही बैलेंस बना के रखना। तो ये मतलब कई तरह के फंक्शन होते हैं फॉरेस्ट के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, पेड़ हमारी पृथ्वी पे कम होते जा रहे हैं, जिसका कि हमें दुष्परिणाम बहुत जल्दी ही आगे हो सकता है कि देखने को मिले। ठीक है, अगला है हमारा वाटर रिसोर्सेज। सभी को पता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा। तो इसका भी जैसे बताया मैंने वाटर साइकिल के द्वारा ये है, तो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वाटर साइकिल से क्या होता है कि जो एक साइकिल होती है जल, जैसे बताया था मैंने, वाटर इवेपोरेशन होता है और इस बादल बनते हैं, उसके बाद कंडेंसेशन से दोबारा वो पृथ्वी पे आ जाता है। तो जल संसाधन का भी हमें इसका भी हमें ओवर यूटिलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन को कम करना होगा और हमें वाटर कंजर्वेशन की तरफ देखना होगा अपने इस संसाधन को बचाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में सारे खनिज जो हैं वो आ जाते हैं और ये अनवीकरणीय संसाधन में आता है, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है। जैसे खनिज हैं, तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और इनको ओर्स के रूप में होते हैं ये, और इनकी माइनिंग की जाती है, माइनिंग करके इनको बाहर निकाला जाता है। तो ये भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हम कुछ खनिजों के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब हमारी जो डेली नीड्स हैं उनके लिए इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इनका भी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पृथ्वी में इनका जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसको भी कंजर्व करना है। नेक्स्ट आता है हमारा फूड रिसोर्सेज। अब फूड रिसोर्सेज कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो सभी को पता है कि बिना खाने के तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो फूड रिसोर्सेज में हमें दो तरह के सोर्सेज हैं हमारे फूड सोर्सेज, एक है प्लांट सोर्सेज, एक है एनिमल सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज में हमारी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और एनिमल सोर्सेज में हम दूध, दही, घी, मक्खन, फ़िश या मीट वगैरह के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं, हम एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो फूड सोर्सेज हैं उसमें प्लांट और एनिमल दोनों ही आ जाते हैं, और इसमें हमारा पूरा एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन भी सब इसी में आ जाता है। तो इसको भी हमें इसका भी हमें कंजर्व करना है, अपने इस रिसोर्स को भी हमें बचा के रखना है। नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्सेज।
एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एनर्जी रिसोर्सेज को हम अभी आगे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कौन कौन कैसे हम उनको कैसे डिवाइड किया गया है उनको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लैंड रिसोर्सेज। इसको स्थलीय थलीय संसाधन भी हम कहते हैं। जितना भी हमारा पार्ट है एटमॉस्फेयर इसमें लिथोस्फीयर, वो पूरा हमारा थलीय संसाधन है। तो थलीय संसाधन लैंड भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं और प्लेन्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसको भी हमें बचा के रखना है, क्योंकि हम जो भी एग्रीकल्चर करते हैं हम किस में करते हैं, लैंड पे करते हैं। हम खाने के लिए जो भी हम जैसे हमारे फूड रिसोर्सेज हैं वो भी तो सारे उनके लिए भी तो ये लैंड रिसोर्स बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इसको जो सॉइल इरोजन वगैरह को नहीं होने देना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना है, जिससे कि जो हमारा लैंड रिसोर्सेज है वो ठीक से इसको हम कंजर्व कर सकें। और पूरा एग्रीकल्चर जो होता है वो भी हमारा लैंड रिसोर्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। अब हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एनर्जी रिसोर्स है, ऊर्जा संसाधन है, इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। जिस तरह से हमने अपने संसाधनों को डिवाइड किया था, इसी तरह से ऊर्जा सोर्सेज को भी डिवाइड किया गया है। जैसे नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इसको देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दो सोर्सेज विच आर जनरेटेड बाय नेचुरल प्रोसेस सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर अनलिमिटेड टाइम। They are biomass based and are available in unlimited quantities in nature. These includes wood obtained from forest, biogas, solar energy, wind energy, water energy, hydropower energy and tidal energy, geothermal energy. तो ये सारी जो एनर्जीज हैं, इनके जो सोर्सेज हैं वो कैसे हैं, वो रिन्यूएबल हैं। मतलब उनको हम इस तरह की, जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। सन से जो लाइट आती है उससे हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कैसी रिन्यूएबल एनर्जी है। और जैसे अगर हम मान के चलें तो सन तो हमेशा ही पृथ्वी पे अपनी जो सनलाइट है वो भेजता रहेगा। तो इस तरह से इस रिसोर्स को हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कह सकते हैं। इसी तरह से विंड एनर्जी है, ये भी कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी। इसको हम जब चाहें तब विंड मिल्स लगा के और इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दो सोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड। दीज इंक्लूड्स वेरियस फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन फ्यूल, नेचुरल गैस इन कोल, यूरेनियम इन न्यूक्लियर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एनर्जी है, वो उसके जो सोर्सेज हैं वो उनको अगर एक बार वो ख़त्म हो जाएंगे तो हम उनको दोबारा से उनको हम दोबारा से उसको क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल अगर एक बार हम कहाँ से निकालते हैं, फॉसिल फ्यूल पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं। तो एक बार अगर उसका पूरा भंडारण ख़त्म हो गया तो ये फॉसिल फ्यूल बनने में हज़ारों लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो इसको ऑब्टेन करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से पेट्रोलियम हो गया। इसके बाद आ जाता है कोल है, कोयला है। तो कोयला कहाँ से निकलता है, कोयला भी पृथ्वी के अंदर जो खानें होती हैं कोयले की, उससे माइनिंग करके निकाला जाता है। तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब एक तो इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है और इनको डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी, अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो हम तो ये भी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है। तो यूरेनियम का भी भंडार क्या है, लिमिटेड है। इसको दोबारा से बनने में भी अगर हम इसको एक बार ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा कि हम फिर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें यूरेनियम नहीं मिलेगा, तो हम न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। एनर्जी सोर्सेज को एक तरह से और डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। कन्वेंशनल, पारंपरिक, मतलब जिनका हम सदियों से उपयोग करते चले आ रहे हैं, वो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होंगे। और जो एक विकल्प के तौर पे हमने अभी कुछ टाइम पहले से ही स्टार्ट किया है
अपने एनर्जी के लिए जिन सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो हमारे गैर पारंपरिक में आएंगे। Those energy resources which are used traditionally, like use of fuel wood for domestic purpose, coal in industry, and hydropower in those areas where there was abundant water. Coal, mineral oil, natural gas, fuel wood and nuclear power are traditional sources of energy come in non-conventional energy sources। मतलब वो एनर्जी सोर्सेज जो कि हम अपने काफ़ी टाइम से यूज़ में ला रहे हैं, जैसे ईंधन में लकड़ी का यूज़ करना, ठीक है, वो काफ़ी समय से हमारे कितने साल पहले से पूर्वज लकड़ी जला के अपना ईंधन के रूप में उसको यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, लकड़ी को। इसी तरह से हाइड्रो पावर जो जल विद्युत है वो भी काफ़ी टाइम से यूज़ में आ रही है, काफ़ी सालों से हाइड्रो पावर को एनर्जी के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और वुड फ्यूल, ये सारी चीज़ें हम कैसे सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगे, ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आएंगे। सॉरी, इसमें शायद थोड़ा सा इसमें नॉन कन्वेंशनल लिख गया है, तो कम इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। पहले कन्वेंशनल है, सेकंड हमारा नॉन कन्वेंशनल है। सेकंड है ट्रेडिशनल सोर्सेज विल गेट एग्जॉस्टेड वन डे। अब जैसे हमारे जो कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी सोर्सेज हैं वो कभी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल सोर्सेज विल एग्जॉस्टेड वन डे। फॉर दिस एफर्ट्स वे आर मेड टू डेवलप न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हमें क्या है, कुछ न्यू सोर्सेज की तरफ हमें देखना पड़ेगा, विच आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब इनमें क्या क्या होता है, दीज इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास बेस्ड एनर्जी, वेस्ट मटेरियल एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें जो आजकल जैसे सोलर एनर्जी की काफ़ी बात हो रही है ना। सोलर एनर्जी बहुत ही सेफ, इसको प्रोड्यूस करना सेफली प्रोड्यूस कर सकते हैं और सेफली इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये एनर्जी का। विंड एनर्जी, जितने भी कोस्टल एरिया जहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, जैसे गुजरात में ले लीजिए, तो वहाँ पे विंड एनर्जी पैदा की जाती है, जिसके लिए बड़े बड़े विंड मिल्स लगाए जाते हैं। जब वो घूमते हैं तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओशन टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स आते हैं समुद्रों में, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। लोअर टाइड और हाई टाइड जो होते हैं, जब वो पानी गिरता है तो उससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, जो पृथ्वी के अंदर जो हीट है ना, जो उसका टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। बायोमास बेस्ड एनर्जी, बायोमास मतलब जो भी हमें प्लांट्स और एनिमल से जितना भी हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें हम लिविंग बींग्स को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी बायोमास बेस्ड एनर्जी हो जाती है। जैसे एक जेट्रोपा है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। वेस्ट मटेरियल, कई बार एनर्जी को वेस्ट मटेरियल से भी प्रोड्यूस किया जाता है। वो वेस्ट मटेरियल प्लांट्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है। जैसे गोबर गैस प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो गोबर क्या है, एक वेस्ट मटेरियल, और उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इस तरह से आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें एनर्जी रिसोर्सेज में हमने दो तरह से उसको कैटेगराइजेशन किया है, जैसे नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच।